हेलो एवरीवन, स्टोरी के स्टार्ट में मेल लीड आशिम को देखते हैं और वो 6 साल बाद चाइना वापस आता है। तो जैसे ही कार से उतरता है तो रिपोर्टर उसके सामने खड़े थे। एक रिपोर्टर उसे पूछती है कि हमने सुना है कि आप शादी के लिए आए हैं क्योंकि आपकी फैमिली चाहती है कि आप शादी करके अपने वारिस को जन्म दे। तो दूसरी बोलती है कि हमने सुना है कि मो फैमिली में जनरेशन टू जनरेशन वारिस की शॉर्टेज रही है और आपकी फैमिली आपको फोर्स कर रही है कि आप शादी करें, और अगर आपकी वाइफ ने किसी बच्चे को जन्म ना दिया तो फिर क्या होगा। आशिम उनकी बातें सुनता है तो कुछ बोल नहीं पाता। तभी हम एक क्यूट सी बच्ची जॉय को देखते हैं। वो दूर से आशिम को देख रही थी और उसके हाथ में आशिम की फोटो थी। वो फोटो को आशिम से मैच करती है तो सोचती है कि ये तो मेरा डैड है। और उधर आशिम असिस्टेंट को आगे कहते हैं कि तुम इन्हें कुछ बोलो। तो असिस्टेंट बोलते हैं कि मिस्टर आशिम मो ग्रुप के मैटर्स को देखने आया है, ये शादी के लिए नहीं आया। और फिर बोलते हैं कि ये सच है कि मो फैमिली में डिसेंडेंट की कमी रही है और बॉस की मॉम ने ऑर्डर दिया है कि मैं इनकी लड़की ढूंढूं। आशिम उसे हेज करता है कि तुम क्या बोल रहे हो, मगर असिस्टेंट बोलते हैं कि मैं बॉस के लिए ब्लाइंड डेट अरेंज करना चाहता हूँ। जो लड़की शादी के बाद जल्दी बच्चे को जन्म देने में इंटरेस्टेड है वो इनसे कॉन्टेक्ट कर सकती है। आशिम गुस्से में आता है कि तुम क्या बोल रहे हो। तभी जॉय आती है तो आशिम की टांग पकड़ती है तो बोलती है कि डैड मैंने आपको ढूंढ ही लिया। सब लोग शॉक रह जाते हैं और बोलते हैं कि क्या ये आपकी बेटी है। आशिम कंफ्यूज होता है तो बोलता है कि बेटा मैं तुम्हारा डैड नहीं और तुम्हें मिस्टेक हुई। जॉय बोलती है कि नहीं, मॉम ने बोला था कि आप मेरे डैड हैं और देखे मेरे पास आपकी फोटो है। असिस्टेंट पिक्चर देखते हैं तो बोलते हैं कि ये पिक्चर तो आपके कॉलेज के टाइम की है। आशिम जॉय को बोलते हैं कि पिक्चर तो मेरी है मगर मैं तुम्हारा डैड नहीं और ना मैं तुम्हारी मॉम को जानता हूँ और शायद उसने कॉलेज से मेरी फोटो चुराई होगी। जॉय बोलती है कि मेरी मॉम ना तो लायर है और ना ही वो चोर है। मगर आशिम बोलता है कि तुम मेरी बेटी नहीं। जॉय बोलती है कि आप मेरा बाल लें और डीएनए टेस्ट करवाएं। तो आशिम बोलता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं कि तुम्हारे साथ ऐसी स्टूपिड गेम खेलूं, और वो फोटो लेकर चला जाता है। रिपोर्टर उसके पीछे चले जाते हैं। असिस्टेंट जॉय को देखते हैं तो बोलते हैं कि बॉस तुम्हारा बाल नहीं लेना चाहता मगर मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, मगर याद रखना कि अगर तुम झूठी निकली तो तुम्हें और तुम्हारी मॉम को प्रॉब्लम होगा। जॉय कुछ सोचती है तो बोलती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही और आप टेस्ट करवाएं। तो असिस्टेंट बाल लेकर चला जाता है और जॉय की मॉम एनन जेल में थी तो अपनी मॉम से मिलने वहाँ आती है और यही स्टोरी की फीमेल लीड है। जॉय बताती है कि मॉम मैंने डैड को ढूंढ लिया मगर उसने बोला कि मैं लायर हूँ, शायद वो मुझे लाइक नहीं करता। एनन बोलती है कि ऐसी बात नहीं, वो तुम्हारी बर्थ के बारे में जानता नहीं तो इसी कारण उसने बोला कि तुम उसकी बेटी नहीं, और अगर उसे पता चले कि तुम उसकी बेटी हो तो इस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वही तुमसे प्यार करेगा। जॉय बोलती है कि बाकी डैड्स को पता होता है कि उनके किड्स हैं मगर मेरे डैड को मेरा क्यों नहीं पता। तो एनन बोलती है कि मिस्टेक मेरी है, मैंने उसे तुम्हारे बारे में नहीं बताया, मगर तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम गिव अप नहीं करोगी और हर हाल में अपने डैड से मिलोगी। जॉय बोलती है कि ओके मैं उनसे मिलूंगी, मगर आप बताएं कि क्या आपने कुछ रॉन्ग किया है कि आप जेल में हैं, और अगर मैं डैड को बोलूं तो क्या वो आपकी हेल्प करेंगे। एनन बोलती है कि नहीं, तुम मेरा नाम उसके सामने ना लेना और ना ही उसे ये बताना कि मैं जेल में हूँ, और बोलती है कि मैं तुम्हें खुश और हेल्दी देखना चाहती हूँ, इसके अलावा मेरी कोई और विश नहीं। जॉय बोलती है कि डैड बिग बॉस है तो वो मुझे और आपको प्रोटेक्ट कर सकता है और आपको अपने अंकल से डरने की जरूरत नहीं। तो एनन बोलती है कि तुम्हारा डैड पहले पुअर हुआ करता था और अब वो बड़ा आदमी बन गया है तो भी मेरा उसे कोई भी मैच नहीं। तो जॉय सोचती है कि मॉम को तो पता ही नहीं कि डैड एक सुपर बॉस है और वो हम दोनों को बचा सकते हैं, और फिर वो सोचती है कि मैं डैड को मॉम के बारे में बताऊं या फिर ना बताऊं। और एनन सैड होती है तो पास को याद करती है और फ्लैशबैक को देखते हैं कि एनन का अंकल मिस्टर जी उसके डैड को मार देता है क्योंकि वो अपने भाई की कॉपी लेना चाहता था, और एनन के फादर ने एक चिप बनाई थी जिसे मिस्टर जी लेना चाहता था और वो अपने भाई को मार देता है। तो एनन को टॉर्चर करता है कि मुझे वो चिप दो। एनन बोलती है कि मैं वो चिप नहीं दूंगी। जी उसे बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे डैड को मार सकता हूँ और तुम्हें नहीं मार सकता। और फिर वो उसे उसकी और आशिम की फोटो दिखाता है तो बोलता है कि अगर तुम नहीं चाहती कि मैं उसे हर्ट करूं तो तुम उसे ब्रेकअप करो। एनन बोलती है कि आपका प्रॉब्लम मुझसे है तो उसे इस सब में इन्वॉल्व ना करे। तो अंकल उसे फोर्स करता है कि तुम आशिम से ब्रेकअप करो और जिससे मैं बोलूंगा तुम उससे शादी करोगी। और एनन को क्योंकि आशिम की जान बचाना थी तो नेक्स्ट डे वो कॉलेज में उसे मिलती है तो बहुत रूड हो रही थी। आशिम उसके लिए फ्राइड राइस लाया था तो एनन टिफिन फेंक देती है और बोलती है कि तुम पुअर हो और तुम्हारे खाने से बू आती है, और वो चाहती थी कि आशिम यही समझे कि उसने उसे चीट किया। तो वो जाकर एक लड़के को हक करती है ताकि आशिम जेलस हो, और इस लड़के का नाम सनी है। और मिस्टर जी ने
एलन की एंगेजमेंट इससे फिक्स की थी। एलन सनी के साथ जाकर कार में बैठती है तो आशिंग शाउट करने लगता है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। और फिर हम प्रेजेंट देखते हैं, आशिंग भी सपने में पास को देख रहा था तो सपने में बोलता है कि एलन मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ। और जब वो जागता है तो सोचता है कि मैं उसे याद क्यों कर रहा हूँ। तभी उसके मॉम डैड होते हैं तो इधर उधर देखने लगते हैं तो आशिंग बोलता है कि आपको क्या हुआ। मॉम बोलती है कि हमने सुना कि तुम्हारी एक बेटी है तो इस टाइम कहाँ है। असिस्टेंट बोलता है कि इन्होंने बच्ची को मना किया कि ये उनका फादर नहीं तो उसे वहाँ से भेज दिया। मॉम डैड शाउट करते हैं कि क्या तुमने उसे वापस भेज दिया। और मॉम बहुत गुस्से में आती है कि तुमने उसे वापस क्यों भेजा। आशिंग बोलते हैं कि मुझे मीटिंग के लिए जाना है तो मैं लेट हो रहा हूँ। वो वहाँ से चला जाता है। डैड असिस्टेंट पर गुस्सा करने लगता है कि अगर उसने बच्ची को बोल दिया कि वो उसका फादर नहीं तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि तुम उसे घर ला दे और क्या पता कि वो रियल में हमारी पोती हो। तो मिसेस मो बोलती है कि हाँ वो हमारी इस जनरेशन की इकलौती वारिस है तो तुमने उसे जाने क्यों दिया। और दोनों उसे डांटने लगते हैं तो असिस्टेंट बोलते हैं कि पहले मेरी बात सुने। और फिर उन्हें बाल दिखाते हैं और बोलते हैं कि मैंने उस बच्ची और बॉस के बाल ले लिए हैं और हम डीएनए टेस्ट करवाते हैं तो क्लियर हो जाएगा कि वो बॉस की बेटी है कि नहीं। तो पेरेंट्स उसकी बात सुनकर खुश हो जाते हैं। और दूसरी साइड पे देखते हैं कि जॉय मॉम से मिलकर जेल से जाने लगती है तो जेलर बोलती है कि पुअर चाइल्ड तुम अकेली कैसे रहती हो। और ये जेलर बहुत काइंड थी और जॉय क्योंकि कुछ दिन पहले यहाँ से बाहर गई थी और 5 साल से वो यहीं थी तो जेलर उसे बहुत अच्छे से जानती थी। जॉय बोलती है कि आंट आप मुझे पुअर ना बुलाएं, अब मुझे मेरा डैड मिल गया है तो मैं उनके साथ रहूंगी। जेलर बोलती है कि क्या रियल में तुम्हारा डैड तुम्हें मिल गया है। तो वो हाँ बोलती है। तो जेलर बोलती है कि मेरी विश है कि वो तुम्हें अपने साथ ले जाए। और जॉय घर जाती है तो उसे भूख लगी थी और वो फ्रिज के सामने एक स्टूल रखती है तो एक बाउल निकालती है और बोलती है कि ये खाना नेबरहुड ग्रैंडी ने मुझे दिया था कि मैं खा लूं। और वो नीचे उतरने लगती है कि बाउल गिरता है तो टूट जाता है और वो साफ करने लगती है कि मिस्टर जी और उसकी बेटी जोजो वहाँ आते हैं। जी बोलते हैं कि देखो हमने तुम्हें ढूंढ ही लिया। तो जोजो बोलती है कि डैड ये छोटी बच्ची है तो आप इसे डराए नहीं और मैं इसे प्यार से बात करती हूँ। तो वो जॉय को बोलती है कि हम लोग बैड पर्सन नहीं और हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो तुम हमें बता दो। जॉय बोलती है कि आपको क्या पूछना है। तो जोजो से पूछती है कि बताओ कि तुम्हारी मॉम ने सेफ की कहाँ रखी है। तो जॉय बोलती है कि की तो वो टेबल पर पड़ी है। मिस्टर जी की देखते हैं तो बोलते हैं कि ये तो कबर्ड की नहीं। तो जोजो से पूछती है कि हम लोग इस की नहीं बल्कि सेफ की बात कर रहे हैं और बताओ कि तुम्हारी मॉम ने उसे कहाँ छुपाया है। जॉय बोलती है कि वो सामान मेरे ग्रैंडपा ने मेरी मॉम के लिए छोड़ा है तो मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी। जोजो उसे स्लैप करती है। और दूसरी साइड पर देखते हैं कि असिस्टेंट डीएनए की टेस्ट रिपोर्ट लेता है तो भागता घर जाता है और आशिम को बताता है कि रिपोर्ट आ गई। वो हैरान लगता है कि कौन सी रिपोर्ट। असिस्टेंट से बताता है कि वो बच्ची आपकी बेटी है। वो शॉक हो जाता है तो रिपोर्ट देखने लगता है और एलन को याद करने लगता है तो सोचता है कि उसके अलावा लाइफ में कोई मेरी गर्लफ्रेंड नहीं तो क्या वो उसकी बेटी है। मिस्टर और मिसेस मो रिपोर्ट देखते हैं तो बोलते हैं कि चाहे कुछ भी करो हमें उस बच्ची को ढूंढना है। उधर मिस्टर जी और जोजो ने सारा घर फैलाया हुआ था और वो की ढूंढ रहे थे। जोजो जॉय को बोलती है कि तुम हमें बता दो कि की कहाँ है वरना तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। जॉय बोलती है कि मैं आपको कभी नहीं बताऊंगी और उसने एक फोटो फ्रेम पकड़ा हुआ था तो जोजो उसके हाथ से फ्रेम लेती है तो उसे तोड़ देती है और फोटो फ्रेम के अंदर की थी तो की बाहर गिरती है। जॉय की उठा लेती है तो बोलती है कि ये मेरी मॉम की है तो मैं ऐसे किसी को नहीं दूंगी। जोजो बोलती है कि तुम ये की मुझे दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगी और वो जॉय के सामने हाथ करती है तो जॉय उसके हाथ पर काटती है। जोजो उसे पुश करती है तो जॉय का सर हिट होता है तो वो गिर जाती है। जोजो डरने लगती है तो अपने डैड को बोलती है कि क्या ये मर गई है। मिस्टर जी बोलते हैं कि अच्छा हुआ कि ये अभी से मर गई और हम की लेकर चले जाएंगे तो ये किसी को कुछ बताएगी नहीं। और वो एक बार फिर से उसे हिट करने लगते हैं ताकि उसे जान से मार दे। आशंक आते हैं तो जी को हिट करते हैं तो फिर जॉय को चेक करते हैं। उसके नाक से ब्लड निकल रहा था। आशंक को बहुत गुस्सा आता है तो वो जॉय को उठाते हैं तो जॉय जाग जाती है और बोलती है कि मैं आपकी बेटी हूँ, मैं लायर नहीं। तो आशंक बोलते हैं कि हाँ तुम मेरी बेटी हो। तो मिस्टर जियो से बोलते हैं कि तुम कौन हो और हमारे घर में क्यों आए हो और बोलते हैं कि इसे बोलो कि हमें की देकर जाए। जॉय बोलती है कि डैड ये सामान ग्रैंडपा ने मेरी मॉम के लिए छोड़ा था तो मैं इन्हें की नहीं दूंगी। आशंक बोलते हैं कि जैसा तुम चाहोगी मैं वैसा ही करूंगा और वो गार्ड्स को ऑर्डर देते हैं तो वो लोग जोजो और जी को टॉर्चर करते हैं। आशंक जॉय को हॉस्पिटल आता है तो डॉक्टर उसकी बैंडेज करता है और बोलते हैं कि घाव बड़ा नहीं मगर इसकी डाइट बहुत पुअर है तो आगे चलकर इसे प्रॉब्लम होगा। डॉक्टर चला जाता है तो मिसेस वो जॉय के लिए सॉरी फील करने लगती है
तो बोलती है कि तुमने तो लाइफ में बहुत ज्यादा सफर किया। आशिंग सोचता है कि मुझे लगता था कि एनन सिर्फ मेरे साथ क्रूअल है, मगर वो तो इतनी हार्टलेस है कि अपनी बेटी की भी केयर नहीं करती। वो जॉय को बोलते हैं कि क्या तुम्हारी मॉम तुम्हारा ऐसे ख्याल रखती है? जॉय बोलती है कि मेरी मॉम मुझसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करती है। आशिंग बोलते हैं कि क्या इसे मोहब्बत बोलते हैं, और उसे इस बात की परवाह नहीं कि तुम्हारी डाइट कैसी है और तुम बोल रही हो कि वो तुमसे मोहब्बत करती है। जॉय सोचती है कि मैंने मॉम से प्रॉमिस किया है तो इन्हें कुछ बता नहीं सकती। आशिंग से बोलते हैं कि याद रखना कि अब सिर्फ तुम्हारे पास डैड है, तुम मॉम को भूल जाओ। तो मिस्टर मो से बोलते हैं कि क्या बच्ची को डरा रहे हो? वो उसे पीछे करते हैं तो जॉय को बोलते हैं कि क्या ग्रैंडमा और ग्रैंडपा के साथ घर चलोगी? हमने तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा गिफ्ट लिए हैं। जॉय बोलती है कि ओके, मैं आपके साथ घर चलूंगी, मगर आप जो मुझे गिफ्ट देंगे मैं बड़े होकर आपको रीपे कर दूंगी। ग्रैंडपा बोलते हैं कि जो कुछ हमारा है ये सब तुम्हारा है, तो तुम्हें हमें रीपे करने की जरूरत नहीं। वो लोग जॉय को घर लाते हैं तो आशिंग बोलते हैं कि देखो ये सारे गिफ्ट मैंने तुम्हारे लिए मंगवाए और मुझे पता नहीं था कि तुम्हें क्या पसंद है, तो जो अच्छा लगे पहन लेना। जॉय सोचती है कि मॉम सच बोल रही थी कि डैड मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, और अगर मैं इन्हें बोलूं कि ये मॉम की हेल्प करें तो शायद ये मान जाए। और फिर वो सोचती है कि मैं कुछ दिन इनके साथ रहूं तो फिर बताऊंगी कि मॉम के साथ क्या हुआ। और वो लोग लंच करने लगते हैं तो जॉय फ्राइड राइस देखती है तो सोचती है कि ये तो मॉम के फेवरेट है। तो वो डैड से पूछती है कि क्या हम लेफ्ट ओवर पैक कर सकते हैं? आशिंग बोलते हैं कि तुम्हें लेफ्ट ओवर का क्या करना है? जॉय बोलती है कि मॉम को फ्राइड राइस पसंद है तो मुझे उनके लिए लेकर जाने हैं। आशिंग उसकी बात सुनकर सैड हो जाता है तो सोचते हैं कि एना ने इसे किस हाल में रखा है। वो उसे बोलता है कि तुम अपनी मॉम के लिए जो कुछ लेकर जाना चाहो तुम ले जा सकती हो, और अगली बार मुझसे कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं। और वो बटलर को बोलता है कि खाना पैक करो, और बोलते हैं कि मुझे कंपनी में काम है तो मैं चलता हूँ। वो चला जाता है तो जॉय ग्रैंडमा और ग्रैंडपा को बोलती है कि मेरी मॉम को फ्राइड राइस पसंद है तो मैं उनके लिए ले जाना चाहती हूँ। तो दोनों प्यार से उसे ओके बोलते हैं। बटलर उसे लेकर बाहर चला जाता है तो मिसेस मो अपने हस्बैंड को ब्लेम करने लगती है कि मिस्टेक आपकी थी और आपने सबको यही बताया कि आशिंग पुअर है, और अगर आप उसकी आइडेंटिटी न छुपाते तो आज दोनों एक साथ होते। मिस्टर मो बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि सारी मिस्टेक मेरी है, एना ने उसे ब्रेकअप क्यों किया? और फिर बोलता है कि मैंने बच्ची को देखकर नोट किया है कि उसने जॉय को बहुत अच्छे से एजुकेट किया, और अगर जॉय इस हाल में है तो एना के साथ कुछ न कुछ प्रॉब्लम तो हुआ होगा। और बटलर जॉय को कार में बिठाते हैं तो आशिंग उन्हें फॉलो करने लगता है, और कार जाकर जेल के बाहर रुकती है तो आशिंग शॉक रह जाता है और वह हैरान लगता है कि जॉय यहाँ क्यों आई है। और जेलर बाहर खड़ी थी तो जॉय उन्हें लंच बॉक्स देती है। जेलर उसे देखकर वरीड होने लगती है तो बोलती है कि तुम्हें हर्ट किसने किया? जॉय बोलती है कि छोटा सा घाव है, आप मॉम को इस बारे में ना बताना, और आप उन्हें बताना कि मुझे डैड मिल गया तो मैं उनके साथ घर चली गई हूँ। और बताती है कि ग्रैंडमा ग्रैंडपा और अंकल साहब बहुत नाइस हैं तो सब मुझे बहुत प्यार करते हैं, और मॉम को बोलना कि उनको मेरे लिए वरीड होने की जरूरत नहीं। तभी आशिंग आता है तो बोलते हैं कि तुम यहाँ क्यों आई हो? जेलर उसे देखती है तो अपना इंट्रो करवाने लगती है, मगर उससे पहले जॉय बोलती है कि ये मेरी मॉम की फ्रेंड है और ये मेरी केयर करती हैं, तो मैं फ्राइड राइस इनके लिए लाई हूँ। तो जेलर भी हाँ बोलती है। आशिंग बोलते है कि मुझे क्यों नहीं पता कि तुम्हारी मॉम की फ्रेंड पुलिस में है। जेलर बोलती है कि बहुत सी बातें हैं जो आप नहीं जानते। तो आशिंग जेलर को बोलते है कि एनन को बोलना कि वो रिस्पॉन्सिबल मॉम नहीं और उसकी बेटी की केयर उसकी फ्रेंड करती है, तो क्या वो अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर सकती। और फिर बोलता है कि अगर उसे जॉय से मिलना है तो बोलना कि पहले मुझसे मिलने आए। और वो जाकर कार में बैठता है तो जॉय बोलती है कि अगर मैं मॉम से मिलूं तो क्या आप अपसेट होंगे? आशिंग बोलता है कि वो तुम्हारी मॉम है तो जब चाहो उनसे मिलने जा सकती हो। जॉय बोलती है कि अगर मॉम कभी डेंजर में हो तो क्या आप उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे? तो आशिंग ना बोलता है। जॉय बोलती है कि मुझे पता है कि आपको अच्छा नहीं लगता कि मैं मॉम का नाम आपके सामने लूं। आशिंग बोलता है कि अगर पता है तो फिर उसका नाम मेरे सामने क्यों लेती हो? जॉय बोलती है मैं चाहती हूँ कि मेरे दोनों पेरेंट्स मेरे साथ रहें, मैं उनकी बातें आपके सामने करती हूँ। तो आशिंग सोचता है कि मैंने इस लाइफ में सिर्फ एरन को चाहा, मगर उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया, और वो उसके बारे में सोचकर सैड होने लगता है। और दूसरी साइड पर देखते हैं कि जेलर एरन को खाना देती है तो वो फ्राइड राइस देकर आशिंग को याद करने लगती है और सोचती है कि फ्राइड राइस उसके फेवरेट थे, और वो याद करने लगती है कि उसने उसे ब्रेकअप कैसे किया। और फ्लैशबैक भी देखती है कि एरन सोचती है कि अंकल ने बोला है कि वो आशिंग को जान से मार देगा, तो मैं उसे प्रोटेक्ट कैसे करूं। वो कॉलेज में उसकी फोटो देखती है तो उसे उतार कर अपने पास रख लेती है। तभी आशिंग आता है तो खुशी खुशी उसे टिफिन देते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए राइस लाया हूँ। एरन बोलती है कि हम लोग ब्रेकअप कर रहे हैं। आशिंग बोलते हैं
कि तुम ऐसा ना बोलो। एनन बोलती है कि तुम जानते हो कि तुम पुअर हो और मैं रिच, और हम दोनों का कोई भी मुकाबला नहीं। और वो टिफिन फेंकती है तो वहाँ से चली जाती है। और सनी उसे लेने आया था तो वो जाकर उसे हाक करती है तो आशिंग शाउट करने लगता है कि मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं एनन रोते हुए राइस खाने लगती है और उधर आशिंग जॉय को देखते है तो रोते हुए एनन को याद करने लगता है और सोचते है कि अगर तुम मुझे चीट ना करती तो हम दोनों अपनी बेटी को बड़े होते साथ देखते। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मिसेस मो जॉय को केक देती है कि ये तुम्हारे लिए है तो जाकर खा लो। जॉय सोचती है कि अगर मैं डैड को केक गिफ्ट करूं और उन्हें बोलूं कि वो मॉम की हेल्प करें तो वो मान जाएगा। और आशिंग स्टडी में काम कर रहा था। जॉय जाती है तो आशिंग उसे प्यार से पास बुलाता है। जॉय बोलती है कि ये ग्रैंडमा ने मुझे दिया मगर मैंने इसे टेस्ट नहीं किया और ये मैं आपके लिए लाई हूँ। और वो उसे प्यारी प्यारी बातें करने लगती है ताकि वो जैसा बोलेगी आशिंग हाँ बोले। और फिर वो उसके हाथों का मसाज करने लगती है कि आप बहुत थक जाते हैं तो मैं आपके हाथ दबाती हूँ। आशिंग उसे पूछते है कि क्या तुम्हें कोई बात करनी है तो जॉय बोलती है कि क्या मैं आपको मॉम की स्टोरी सुनाऊं। आशिंग बोलते है कि क्या तुम्हारी मॉम ने ऐसा बोला था कि तुम मुझसे उसकी बातें करो। जॉय ना बोलती है तो आशिंग बोलते है कि वो तुमसे क्या चाहती है और उसे यही लग रहा था कि वो अपनी बेटी को यूज करके उसके लाइफ में आना चाहती है तो वो बहुत गुस्सा कर रहा था। जॉय बोलती है कि वो मुझसे प्यार करती है, वो आपसे कुछ नहीं चाहती। आशिंग बोलता है कि उसने बुली होने के लिए तुम्हें दूसरों के पास छोड़ दिया तो तुम अब भी बोल रही हो कि वो तुमसे मोहब्बत करती है। और क्या उसने तुम्हें ये सिखाया है कि किसी को ऐसे गिफ्ट देकर अपनी बात मनवाओ, और वो तो मॉम होना डिजर्व नहीं करती, वो तुम्हारी केयर नहीं करती। जॉय बोलती है कि अगर आपने उनके बारे में ऐसा बोला तो मैं आपको डैड नहीं बुलाऊंगी। आशिंग गुस्से में आता है तो बोलता है कि बताओ कि तुमने क्या बोला। जॉय भी रोने लगती है तो बोलती है कि अगर आपने मेरी मॉम को बुरा बोला तो मैं आपको डैड नहीं बुलाऊंगी। असिस्टेंट आता है तो जॉय को चुप करवाता है कि ऐसे रोते नहीं। जॉय बोलती है कि ये बैड डैड है तो मुझे इनके साथ नहीं रहना, मुझे तो मॉम के पास जाना है। तो आशिंग बोलता है कि ओके बताओ कि वो कहाँ रहती है, मैं तुम्हें उसके पास छोड़ आता हूँ। जॉय बोलती है कि वो जेल में है। आशिंग उसकी बात सुनता है तो शॉक रह जाता है और वो कुछ बोल नहीं पाता। तो असिस्टेंट बोलता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी मॉम कहाँ रहती है और तुम बोलो कि तुम झूठ बोल रही हो। तो जॉय बोलती है कि नहीं, मॉम जेल में है और मेरा जन्म वहीं हुआ था। और वो लोग उसकी बात सुनते हैं तो ट्रस्ट नहीं कर पाते। उधर एनन रोते हुए पास को याद करने लगती है और फ्लैशबैक में देखते हैं कि सनी घर जाता है तो एनन को बुली करने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे अंकल ने बोला है कि तुम्हें किसी काम में फ्रेम करना है। एनन उसे हिच करती है तो बोलती है कि मेरे घर से चले जाओ। सनी अपने हाथ में नाइफ लेते हैं तो उसका हाथ लेकर अपने पेट में स्टैब कर लेते हैं और सब कुछ ऑलरेडी प्लान था। जो वहाँ आती है तो शाउट करती है कि एनन ने सनी को मार दिया और एनन को जेल हो जाती है। तो लड़कियां उसे बुली करती थी और जेलर क्योंकि काइंड थी और उसे पता था कि वो प्रेग्नेंट है तो वो उसे सेपरेट सेल में रखती है। और जब एनन की बेटी का जन्म होता है तो वो एनन के साथ जॉय की केयर किया करती थी और 5 साल जॉय वहीं रही थी। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं जॉय अपने डैड को बताती है कि मॉम सिर्फ ये चाहती थी कि मैं सेफ रहूं और वो आपसे कुछ भी और नहीं चाहती। तो आशंक से बोलता है कि ओके तुम अंकल के साथ जाओ, मैं सारी इन्वेस्टिगेशन खुद करवाऊंगा। तो जॉय बोलती है कि क्या आप मॉम को जेल से निकालने में हेल्प करेंगे। आशंक बोलता है कि वो मेरी बेटी की मॉम है तो वो क्रिमिनल नहीं हो सकती और वो सारी इन्वेस्टिगेशन करवाता है। तो असिस्टेंट उसे केस की कॉपी ला कर देते हैं तो बोलते हैं कि केस में यही लिखा है कि मिस्टर जी ने अपनी भतीजी की एंगेजमेंट सनी के साथ फिक्स की थी। सनी एनन के घर आया तो दोनों आर्ग्यू करने लगे क्योंकि एनन चाहती थी कि सनी ब्राइड प्राइस बढ़ाए और दोनों फाइट करने लगे तो एनन ने उसे स्टैब कर दिया। आशंक बोलते हैं कि एनन एन ग्रुप की इकलौती वारिस है तो 10 मिलियन उसके लिए कौन सा बड़ी अमाउंट थी और बोलते हैं कि पैसों के लिए वो किसी को स्टैब नहीं कर सकती। असिस्टेंट बोलते हैं कि स्ट्रेंज बात ये है कि उन्होंने लॉयर हायर नहीं किया और मुझे लगता है कि जब वो प्रेग्नेंट थी तो उनकी लाइफ को बाहर रिस्क था तो उन्होंने जेल में खुद को सेफ समझा तो वो वहीं रही। तो आशंक बोलते हैं कि बेस्ट लॉयर हायर करो और जो को ये बात पता चलती है तो अपने डैड को बताती है कि केस रीओपन हो रहा है और कोर्ट को पता चल जाएगा कि केस फेक था और एनन जल्दी रिलीज हो जाएगी। और उसे फिक्र हो रही थी कि सनी मुंह खोल सकते हैं। तो डैड बोलते हैं कि सनी हमारा बंदा है तो वो हमें चीट नहीं करेगा। और फिर हम देखते हैं कि एनन जेल से रिलीज होती है तो जैसे बाहर आती है तो खुश होने लगती है कि वो जॉय से मिलने वाली है। आशंक आता है तो उसे अपने साथ ले जाता है। एनन उसका थैंक्स कहती है कि तुमने सारे एविडेंस ढूंढे और मुझे जेल से रिलीज करवाया और बोलती है कि मैं तुम्हें रीपे कर दूंगी। आशंक बोलता है कि अगर रीपे करना है तो अभी कर दो और उसे कस्टडी के पेपर देता है। तो बोलता है कि तुम भी जानती हो कि तुम इस पोजीशन में नहीं कि जॉय को पा सको तो वह मेरे साथ रहेगी। तो एनन सोचती है
कि अगर जॉय इसके साथ रहेगी तो सेफ रहेगी, तो वो साइन कर देती है। आशिंग गुस्से में आता है तो बोलता है कि तुमने पेपर्स पढ़े नहीं और साइन कर दिया, और क्या पता कि मैंने इसमें लिखवाया हो कि तुम कभी जॉय से मिल नहीं सकती। एनन बोलती है कि मुझे ट्रस्ट है कि तुम उसे हर्ट नहीं कर सकते, और मैं उसकी मॉम हूँ, तो तुम इतना ट्रस्ट तो मुझ पर करते हो और तुम मुझे उससे मिलने दोगे। आशिंग बोलते है कि मुझे तो ये भी ट्रस्ट था कि तुम मुझे कभी छोड़ोगे नहीं, और जब तक तुमने मुझसे ब्रेकअप नहीं किया मुझे यही विश्वास रहा कि तुम किसी और के नहीं हो सकती। और बोलता है कि बताओ कि क्या मेरा ट्रस्ट मैटर करता है कि तुम मुझे चीट नहीं करोगी। एनन सॉरी कहती है और बोलती है कि मैं तुम्हें सेफ देखना चाहती थी, तो इसी कारण तुमसे ब्रेकअप किया। आशिंग उसे हिट करता है तो बोलता है कि मैं तुम्हारी इन बातों में नहीं आऊंगा और तुम मेरे परमिशन के बिना जॉय से नहीं मिल सकती। एनन ओके बोलती है तो बाहर चली जाती है। बाहर जॉय और असिस्टेंट खड़े थे तो एनन जॉय को बोलती है कि तुम आउटसाइड क्यों हो रही हो। जॉय मॉम को सेफ की देती है तो एनन उसे बोलती है कि आपसे तुम सिर्फ डैड की सुनना, तुम उसके साथ रहोगी। और वो जाने लगती है तो जॉय रोने लगती है कि मुझे आपके साथ रहना है, मगर एनन वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि एनन 2 शेयर होल्डर्स को क्लब में बुलाती है ताकि अकेले में उनसे बात करे, मगर जी को ये बात पता चलती है तो वो जोजो के साथ वहाँ आता है और बोलते हैं कि तुम लोग कंपनी से बाहर मीटिंग नहीं कर सकते। तो एक शेयर होल्डर बोलता है कि हम तो वैसे ही कुछ बात कहने आए थे, हम लोग मीटिंग नहीं कर रहे। तो दूसरा बोलता है कि ये कंपनी की CEO है तो हम जो चाहे इससे बात कर सकते हैं। मिस्टर जी बोलता है कि अपने भाई की जगह 6 साल से कंपनी का इंचार्ज मैं हूँ, तो जैसा मैं बोलूंगा वैसा ही होगा और कंपनी का CEO मैं बनूंगा। और वो जिद करने लगते हैं तो एक इन्वेस्टर बोलता है कि हमारे बहुत से शेयर होल्डर्स कंपनी ऑलरेडी छोड़ गए हैं और तुम दोनों में से जो बड़ी इन्वेस्टमेंट लाएगा वही कंपनी का CEO बनेगा। एनन और मिस्टर जी दोनों डील करते हैं कि जो बड़ी इन्वेस्टमेंट लाएगा कंपनी का प्रेसिडेंट वही बनेगा। और एनन डैड के सारे पुराने फ्रेंड्स के पास जाती है और उन्हें अपना प्रोजेक्ट दिखाती है, और वो क्योंकि इतने सालों जेल में थी तो कोई उसे बात करना पसंद नहीं करता। और एनन एक कंपनी गई थी तो बहुत सैड हो रही थी, तभी 2 वर्कर्स को बात करते सुनती है कि मो आशिंग चाइना वापिस आया है और वो सबसे बड़ा बिजनेस टाइकन है, और जो कंपनी उसके साथ प्रोजेक्ट साइन करेगी उसकी तो फिर चेंज हो जाएगी। एनन सोचती है कि क्या ये लोग आशिंग की बात कर रहे हैं, और सोचती है कि वो तो कॉलेज के कैंटीन में जॉब करता था और उसके पास फी देने को पैसे नहीं होते थे, तो वो इतना रिच नहीं बन सकता, और मो ग्रुप तो बहुत पुराना है। और वो मो ग्रुप का फोन नंबर लेती है तो असिस्टेंट को कॉल करती है और अपॉइंटमेंट का बोलती है। असिस्टेंट आशिक को बोलता है तो आशिक बोलता है कि उसे बोलो कि रात को 8 बजे क्लब मुझसे मिलने आए। असिस्टेंट एनन को टाइम दे देता है और फिर वो आशिक से पूछता है कि क्या आप उसकी हेल्प करेंगे। आशिक बोलता है कि नहीं, मैं तो सिर्फ तमाशा देखूंगा। और एनन रात को क्लब जाती है तो जॉय किसी काम से बटलर के साथ बाहर आई थी और वो लोग वहाँ से गुजर रहे थे और उनकी कार क्लब से दूर खड़ी थी। जॉय मॉम को देखती है तो भागती बाहर चली जाती है। बटलर उसके पीछे आता है मगर उसे ढूंढ नहीं पाता, तो वो आशिंग को कॉल करते हैं। आशिंग वरीड होने लगता है तो बोलता है कि कुछ भी करो उसे हर हाल में ढूंढना है। और एनन क्लब जाती है तो एक वेटर उसे पूछता है कि क्या आप मिस्टर मो से मिलने आई हैं, तो वो हाँ बोलती है। वेटर उसे एक रूम में लाता है तो एनन वहाँ जोजो और एक रिचमैन सू को देखती है तो वहाँ से जाने लगती है, मगर सू के गार्ड्स खड़े थे तो वो वहाँ से जा नहीं पाती। जोजो से बोलती है कि मुझे पता चला है कि तुम मिस्टर मो से मिलने आई हो और तुम रात भर यहाँ रुकोगी और उसे मिल नहीं सकती। मिस्टर सू से बोलता है कि अगर तुम मेरे साथ वाइन पियो तो मैं 100 मिलियन तुम्हारे भी यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकता हूँ। एनन ओके बोलती है तो वो वाइन पीने लगती है। जोजो गार्ड्स को बोलती है कि एनन को पकड़ लो, वो लोग उसे पकड़ लेते हैं तो जोजो उसकी वाइन में ड्रग पिलाती है तो जबरदस्ती उसे पिलाने लगती है। एनन उसे हिट करती है तो वाइन गिर जाती है। जोजो गुस्से में आती है तो वो उसे बुली करने लगती है। तभी जॉय भागती अंदर आती है तो बोलती है कि तुम मेरी मॉम से दूर रहो। जोजो मिस्टर सू को बताती है कि ये वही लड़की है जिसके पास सेफ की है। सू अपने गार्ड्स को ऑर्डर करता है तो वो लोग जॉय को पकड़ लेते हैं और सू एनन को बुली करने लगते हैं कि हमें सेफ की दो। और जॉय गार्ड के हाथ पर काटती है और एनन मिस्टर सू के हाथ को काटती है तो दोनों खुद को छुड़ा लेती है। सू एनन को हर्ट करने लगते हैं कि आशिंग आते हैं तो उसे हिट करता है। असिस्टेंट जॉय को उठाकर बाहर ले जाता है। आशिंग फिर से मिस्टर सू को हिट करते हैं तो जोजो गार्ड्स को बोलती है कि देख क्या रहे हो, इसे पकड़कर टॉर्चर करो। मिस्टर सू उसे स्लैप करते हैं तो बोलते हैं कि क्या तुम नहीं जानती कि यही मिस्टर मो है। आशिंग अपने गार्ड्स को बोलते हैं कि तुम इसके हाथ काट दो। गार्ड्स मिस्टर सू को पकड़ लेते हैं तो एनन बोलती है कि ये काम मैं करूंगी, तो वो उसके हाथ को हर्ट करती है और वो जोजो को नाइफ दिखाती है तो जोजो डर के मारे बेहोश हो जाती है। गार्ड्स उसे उठाकर ले जाते हैं। सब लोग चले जाते हैं तो एनन आशिंग को बोलती है कि क्या रियल में तुम मिस्टर मो हो, तो वो हाँ बोलता है। एनन गुस्से में आती है तो बोलती है कि अगर तुम उसे झूठ ना बोलते कि तुम पुअर हो तो आज ये सब ना होता।
आशिंग बोलता है कि क्या मेरे झूठ बोलने के कारण तुमने उससे ब्रेकअप किया। एनन बोलती है कि अगर तुम मुझे बताते कि तुम्हारी फैमिली इतनी पावरफुल है और कोई तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता तो ना मैं जेल जाती और ना जॉय का वहाँ जन्म होता। और वो रोते हुए चली जाती है, मगर आशिंग को उसकी कोई भी बात समझ नहीं आती। असिस्टेंट आते हैं तो आशिंग उसे बताता है कि वो मुझे ब्लेम कर रही थी कि मुझे प्रोटेक्ट करने को वो जेल गई और 6 साल उसने इतना सफर किया। असिस्टेंट बोलते हैं कि मैं सारी इन्वेस्टिगेशन करवाता हूँ कि उन्हें जेल क्यों भेजा गया। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि एनन रोड के किनारे वरीड खड़े थे कि कल बोर्ड मेंबरान की मीटिंग है तो कोई इन्वेस्टर नहीं मिला। असिस्टेंट और आशिंग दूर खड़े उसे देख रहे थे। असिस्टेंट बोलते हैं कि किसी ने इनकी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया तो क्या आप इनकी हेल्प नहीं करेंगे। आशिंग बोलता है कि वो जानती है कि मैं बहुत रिच हूँ और वो खुद से मुझसे हेल्प लेने क्यों नहीं आई। और स्नोफॉल हो रही थी तो आशिंग को उसके लिए अच्छा नहीं लग रहा था। एक बच्ची एनन के पास जाती है तो बोलती है कि आपकी हेयर पिन बहुत सुंदर है। एनन बोलती है कि तुम इसे ले लो। बच्ची बोलती है कि मेरी मॉम ने सिखाया है कि हम फ्री में किसी से कुछ नहीं लेते। और वो स्कार्फ उसे देती है तो हेयर पिन लेकर चली जाती है। और बच्ची को आशिंग ने भेजा था, वो जाकर उसे हेयर पिन देती है तो आशिंग उसे कैंडी देते हैं तो बच्ची चली जाती है। और फिर हम देखते हैं कि एनन अपने डैड के असिस्टेंट मैग से मिलने होटल जाती है तो जो उन्हें देख लेती है। और एनन रूम में जा रही थी तो वो उनकी वीडियो बनाती है तो सोचती है कि अगर मिस्टर मो को पता चले कि ये किसी ओल्ड मैन से मिलने आई है तो इससे ब्रेकअप करेगा। तो वो उनकी वीडियो बनाती है और आशिंग को सेंड करती है। और एनन मिस्टर मैग से मिलती है तो मिस्टर मैग उसे सॉरी कहते हैं कि तुम्हारा फादर मेरा ओल्ड फ्रेंड था और तुम जेल गई तो मैं तुम्हारी कुछ हेल्प नहीं कर सका। और उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स देता है कि मैं सिर्फ तुम्हारी इतनी हेल्प कर सकता हूँ। वो चला जाता है कि आशिंग आते हैं तो एनन को गुस्सा करने लगता है कि तुम किससे मिलने आई थी। एनन बोलती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। आशिंग उसे फोर्सफुली किस करता है तो एनन उसे स्लैप करती है। आशिंग उसे बोलता है कि तुम जानती हो कि मैं तुम्हारी कंपनी के लिए इन्वेस्ट कर सकता हूँ तो तुम मुझसे रिक्वेस्ट क्यों नहीं करती। एनन जाने लगती है तो आशिंग बोलता है कि अगर तुम यहाँ से बाहर गई तो मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूँगा। मगर एनन चली जाती है। और आशिंग बहुत गुस्से में था तो एक रेस्टोरेंट आता है तो असिस्टेंट को बोलते हैं कि वो इतने नखरे क्यों दिखा रही है। और वो उसे बताते हैं कि वो किसी ओल्ड मैन से मिलने होटल गई थी। असिस्टेंट बोलते हैं कि मैंने सारा पता करवाया है, उस बंदे का नाम मिस्टर मैक है और वो एनन के फादर का ओल्ड फ्रेंड और उनका असिस्टेंट था। और वो एनन को अपनी बेटी मानता है और वो सिर्फ 2 ही मिनट मिले थे तो आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं। आशिंग बोलता है कि मुझे नहीं पता, उसे किसी और से नहीं मिलना चाहिए। तभी साथ वाली टेबल पर कुछ लड़के आकर बैठते हैं तो आशिंग उन्हें देखने लगता है। तभी वो सनी को देखता है तो शॉक रह जाता है और वो जानता था कि एनन ने इसके कारण उसे ब्रेकअप किया था। फ्रेंड सनी को बोलते हैं कि तुम तो बिल्कुल ठीक हो और हमें तो पता चला था कि तुम डिसेबल हो गए। तो सनी उन्हें बोलते हैं कि मिस्टर जी बहुत रिच है और उसने डॉक्टर को पैसे दिए तो डॉक्टर ने पुलिस को कन्विंस कर लिया कि मैं डिसेबल हो गया हूँ और उसने अपनी भतीजी को जेल करवाई। और एक फ्रेंड जो स्टोरी नहीं जानता था वो हैरान लगता है तो दूसरा उसे बताता है कि मिस्टर जी ने अपनी भतीजी को जेल भेजने के लिए सब कुछ प्लान किया था और पहले उसने उसकी शादी सनी से फिक्स की और सनी उसके घर गया तो उसे आर्ग्यू करते हुए उसके हाथ को पकड़कर खुद को स्टैब किया ताकि उसके फिंगरप्रिंट नाइफ पर आ जाएं। और जैसा उसने प्लान किया था सब कुछ वैसा ही हुआ और एनन को जेल हो गई। सनी उनकी बातें सुनकर हंसने लगता है और बोलते हैं कि मैंने मिस्टर जी की हेल्प की तो देखो उसने मुझे इतना पैसा दिया कि मैं दिल खोल कर खर्च कर रहा हूँ। आशिंग उसकी बात सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो आगे जाता है तो सनी को हिट करता है और वो क्योंकि एनन की हेल्प करना चाहता था तो इनडायरेक्टली उसकी कंपनी में 500 मिलियन इन्वेस्ट करता है। और अगले दिन शेयर होल्डर्स की मीटिंग थी तो एनन शेयर होल्डर्स को बताती है कि ये सेफ मेरे डैड ने मुझे दी थी और मुझे एडवाइस किया था कि जिस दिन मैं कंपनी की प्रेसिडेंट बनूं उस दिन इसे खो सकती हूँ और आज मैं चिप निकालूंगी तो हम नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाएंगे। सब लोग उसकी बात सुनकर खुश होने लगते हैं। तभी मिस्टर जी आता है तो बोलते हैं कि हम लोगों ने डील की थी कि जो बड़ी इन्वेस्टमेंट लाएगा कंपनी का प्रेसिडेंट वही बनेगा। और जो इन्वेस्टमेंट आशिंग ने की थी मिस्टर जी उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हैं तो बोलते हैं कि कंपनी का प्रेसिडेंट मैं बनूंगा। और वो सबको कन्विंस करते हैं तो सब लोग बोलते हैं कि मिस्टर जी कंपनी का प्रेसिडेंट बनेगा। एनन सबको एविडेंस सिखाती है कि अगर ये प्रेसिडेंट बना तो ये हमारी टेक्नोलॉजी सू ग्रुप को सेल करेगा। मगर सब लोग जी की बातों में आते हैं तो जी बोलते हैं कि इसे पकड़ लो। वो लोग एनन को पकड़ लेते हैं और जी एनन का पर्स चेक करते हैं तो सेफ की वहाँ नहीं थी। जो बोलती है कि की इसने छुपाई होगी और वो एनन को चेक करती है तो की ढूंढ लेती है। मिस्टर जी से बोलते हैं कि अब सब कुछ हमारा है तो तुम अपने डैड के पास जाओ। वो एनन को स्टैब कर देता है। आशिंग आता है तो एनन को होल्ड करता है तो बोलता है कि जिस किसी ने इसे हर्ट किया है आज वो मरेगा। और वो एनन को हॉस्पिटल ले जाता है तो कुछ शेयर होल्डर्स बोलते हैं
कि मिस्टर मो एनन को बचाने क्यों आया। असिस्टेंट गार्ड्स के साथ आता है तो बोलते हैं कि मिस्टर जी ने मिस्टर मो की वाइफ को हर्ट किया है तो इसे पकड़ लो। तो मिस्टर जी से पूछता है कि मिसेस मो कौन है। असिस्टेंट बताते हैं कि एनन हमारे प्रेसिडेंट की वाइफ है और गार्ड्स को बोलते हैं कि इसे ले जाकर बंद करो और वो की उसके हाथ से ले लेते हैं। और दूसरी साइड पे देखते हैं कि एनन जागती है तो आशंगू से बोलते हैं कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं था कि वो लोग मेरा नाम लेकर तुम्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो तुमने उन्हें सब कुछ करने दिया। और फिर वो उसे की देते हैं तो बोलते हैं कि ये सब कुछ तुम्हारे डैड का है, तो कंपनी की प्रेसिडेंट तुम बनोगी और तुम रिकवर कर लो तो कंपनी को मुश्किल से निकालने में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। एनन उसे बोलती है कि अगर तुम उसे झूठ ना बोलते कि तुम पुअर हो तो मुझे तुम्हारी जान बचाने को 6 साल जेल में ना रहना पड़ता, और तुम नहीं जानते कि मैंने और जॉय ने कितना ज्यादा सफर किया। आशिंग सॉरी कहते हैं तो बोलते हैं कि मुझे दूसरा चांस हो, मगर एनन नहीं मानती और बोलती है कि मैं थक गई हूँ तो मैं सोना चाहती हूँ। और आशिंग बाहर जाते हैं तो जॉय असिस्टेंट के साथ अपनी मॉम से मिलने आई थी। वो अपनी मॉम को पूछती है तो आशिंग बोलते हैं कि वो मुझसे नाराज है और वो मुझे देखना भी नहीं चाहती, तो तुम जाकर उसे मिलो। जॉय बोलती है कि मॉम ने मुझे सिखाया है कि अगर हम कोई मिस्टेक करें तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और अपनी मिस्टेक को करेक्ट करना चाहिए, और आप मॉम से माफी मांगे तो वो आपको माफ कर देगी। तो आशिंग बोलते हैं कि वो सच ही बोल रही है कि मेरे कारण तुम लोगों को जेल में इतना सफर करना पड़ा। जॉय बोलती है कि जेलर आंट बहुत नाइस थी तो वो मुझे अच्छे से ट्रीट करती थी, तो मॉम इस सब के लिए आपको ब्लेम नहीं करेगी। और वो अंदर जाती है तो मॉम से पूछती है कि क्या आपको पेन हो रहा है। एनन बोलती है कि तुम्हें देखकर सारी पेन चली गई। तो जॉय बोलती है कि आपकी बात सुनकर मैं रिलैक्स हो गई, और फिर पूछती है कि क्या डैड के कारण आप अपसेट हैं। एनन उसे पूछती है कि अगर हम दोनों सेपरेट हो जाएं तो तुम दोनों में से किसके साथ रहोगी। जॉय बोलती है कि मैं आप सबसे मोहब्बत करती हूँ, तो 3 दिन मैं डैड के साथ रहूंगी और 3 दिन आपके साथ, और वीकेंड का दिन मैं ग्रैंड माँ और ग्रैंडपा के साथ स्पेंड करूंगी। आशिंग उसकी बातें सुनता है तो बहुत सैड होने लगता है और असिस्टेंट को बोलते हैं कि मिस्टेक मेरी है और वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। असिस्टेंट बोलते हैं कि आपको लाइफ में कभी किसी बात का रिग्रेट नहीं हुआ, तो अब आपको रिग्रेट क्यों हो रहा है। और एनन जैसे जागती है तो आशिंग उसका हाथ पकड़े हुए सो रहा था और वो वॉशरूम जाने लगती है तो आशिंग जाग जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें ले चलता हूँ। एनन उसे बोलती है कि तुम नर्स को बुलाओ और तुम यहाँ से चले जाओ, मगर आशिंग उसे बोलता है कि चाहे तुम मुझे माफ करो या फिर ना करो, मैं ही तुम्हारी केयर करूंगा। और वो जबरदस्ती उसके पास रुका रहता है। नेक्स्ट डे असिस्टेंट जॉय को अपने साथ हॉस्पिटल आते हैं तो वो डिग्गी से सामान निकाल रहा था कि कोई जॉय के मुंह पर हाथ रखता है तो उसे उठाकर ले जाता है, और असिस्टेंट मुड़कर देखते हैं तो जॉय वहाँ नहीं थी। वो भागता वार्ड में जाता है तो आशिंग को बताता है कि जॉय को किसी ने किडनैप कर लिया। उधर सनी और जोजो जॉय को किडनैप करके लाते हैं तो सनी बहुत गुस्से में था क्योंकि आशिंग ने उसकी टांग तोड़ दी थी। सनी बोलते हैं कि इसके डैड ने मेरी टांग ऐसे तोड़ी कि कोई डॉक्टर मेरा इलाज नहीं कर सकता, और बोलते हैं कि मैं उसकी बेटी की टांगें तोड़ दूंगा। जोजो से बोलती है कि ये बच्ची है तो तुम इसे हर्ट ना करो, और हमने इसके डैड से पैसे मांगे हैं तो जैसे हमें पैसे मिल जाएं तो हम लोग अब्रॉड चले जाएंगे। मगर सनी गुस्से में आता है तो बोलते हैं कि मैं तो सारी लाइफ के लिए क्रिपल्ड हो गया और मुझसे कौन लड़की शादी करेगी। और वो जॉय को हिट करने लगते हैं कि आशिंग और एनन वहाँ आते हैं। जोजो जॉय की नेक पर नाइफ रखती है तो बोलती है कि मेरे डैड को रिलीज करवाओ और 10 मिलियन दो तो अपनी बेटे को ले जा सकते हो। आशिंग असिस्टेंट और गार्ड्स को बुलाता है तो वो लोग उसके डैड को ले आते हैं। आशिंग उन्हें 10 मिलियन देते हैं तो बोलते हैं कि मेरी बेटी को छोड़ दो। जोजो बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं फूल हूँ, जैसे ही हम यहाँ से निकलेंगे तो तुम्हारे गार्ड्स हमें पकड़ लेंगे, और बोलती है कि तुम्हारी बेटी हमें चाइना का बॉर्डर क्रॉस करने में हेल्प करेगी और हम उसे वहाँ छोड़ जाएंगे तो तुम इसे ले जाना। एलन बोलती है कि ये छोटी है तो तुम्हारे साथ मैं आ जाऊंगी और इसे छोड़ दो। आशिंग बोलते हैं कि नहीं, इसके साथ मैं आ जाऊंगा, और वो एलन को हक करते हैं तो बोलते हैं कि पहले ही मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए तुमने अपनी लाइफ को रिस्क में डाला, और वो उसे फिर से अपॉलोजाइज करता है और जॉय को बोलते हैं कि तुम इधर आओ। जॉय उधर आती है तो आशिंग दूसरी साइड पर चला जाता है। असिस्टेंट गार्ड को बोलते हैं कि जॉय को बाहर ले जाओ। गार्ड उसे बाहर ले जाता है। मिस्टर जी आशिंग को पकड़ लेते हैं। असिस्टेंट उसे डिस्ट्रैक्ट करने को बोलते हैं कि बॉस वहाँ देखें, और मिस्टर जी डिस्ट्रैक्ट होता है तो आशिंग उसे हिट करता है। तो मिस्टर जी अपनी बेटी को बोलते हैं कि पैसे लो और यहाँ से भाग जाओ। तो जोजो नाइफ उठाती है तो एनन को हर्ट करने लगती है। आशिंग सामने आते हैं तो वो उसे स्टैब कर देती है और आशिंग को हॉस्पिटल लाया जाता है, और जोजो ने उसे हार्ट के पास स्टैब किया था तो वो अभी तक कोमा में था। असिस्टेंट एनन को बोलते हैं कि भाई को रिग्रेट था कि उन्हें बचाने के लिए आपको जेल जाना पड़ा, मगर आप ये भी सोचें कि मिस्टेक आपकी है, आपने भी उन्हें सच नहीं बताया, और अगर आप ही उन्हें बता देती
कि उनके कारण आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है तो ये सब ना होता। एनन उसका थैंक्स कहती है कि तुमने मुझे सच बताया। और आशंक कई दिन के लिए जागता नहीं तो उसके मॉम रोते हुए उसे इमोशनल बातें करते हैं ताकि किसी तरह वो जाग जाए। एनन और जॉय आती हैं तो मॉम डैड बोलते हैं कि तुम लोग इससे बातें करो, तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और एक दिन एनन फ्राइड राइस बनाती है तो जॉय को बोलती है कि ये डिश तुम्हारे डैड की फेवरेट है और वो तो अभी जागा नहीं, तो तुम इसे खा लो। तभी असिस्टेंट कॉल करता है तो जॉय से बात करती है। असिस्टेंट बताते हैं कि बॉस जाग गया। वो दोनों हॉस्पिटल जाती हैं तो एनन आशंक को देखती है तो भागकर उसे हक्का लेती है। आशंक जॉय को देखते हैं तो बोलते हैं कि तुम मेरे पास आओ, तो वो उसे उठा लेते हैं और वो एनन से अपॉलोजाइज कहते हैं। तो एनन बोलती है कि मिस्टेक मेरी भी थी, तो मैंने तुम्हें माफ कर दिया और तुम भी मुझे माफ कर दो। और इस सीन के साथ ही मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।